नमस्कार दोस्तों, मनीत कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर 5। इसका एक पार्ट दोस्तों मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की कुछ बेसिक डिटेल्स बताई थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और दोस्तों मैं कहना भूल जाता हूँ, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता है या आपका कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, वहाँ से आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, √2, √3 के बीच की परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो संख्याएं हमें दी हैं, √2 और √3। इनके बीच की हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। तो यार आप एक बात बताओ, √2 और √3 के बीच में क्या कोई संख्या आती है? जितनी भी संख्याएं आएंगी सारी की सारी दशमलव में आएंगी, कोई भी कंप्लीट वैल्यू इनके बीच में नहीं आ सकती। तो कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए आप, √2.1, √2.2, √2.3, ये जितनी भी सारी संख्याएं होंगी ये सारी की सारी 2 और 3 के बीच में होंगी और सारी की सारी अपरिमेय भी होंगी। तो इसका आंसर हमारा सिंपल है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलिए, और यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन है दोस्तों, परिमेय संख्याओं को छांटिए। दूसरा क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं को छांटिए। हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं और उनमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या हमारी परिमेय और कौन सी परिमेय नहीं है। तो दोस्तों दूसरा सवाल है हमारा, परिमेय संख्याओं को छांटिए। इसमें हमें 5 सवाल दिए हैं और हमें इनमें से बताना है कि कौन कौन सी वैल्यू हमारी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q = 0 ना हो, ये होती है हमारी परिमेय संख्या होने की कंडीशन। पहली संख्या है, सबसे पहले तो दोस्तों जो हमारी संख्या भिन्न में दी होती है उसे हम करते हैं सबसे पहले मिनिमाइज, यानी कि छोटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 5 और 5 दूनी 10, 5 × 9 45। तो ये कट गया हमारा 29/1। P/Q के रूप में दिख रहा है और Q = 0 भी नहीं, इसलिए ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अगली संख्या की, 19/11। मिनिमाइज नहीं हो रहा है लेकिन P/Q के रूप में दिख रहा है और ये जो है यहाँ पे Q = 0 नहीं है, ये संख्या भी हमारी परिमेय संख्या होगी। सिंपल। अगला आ रहा है हमारे पास √15। अब देखिए √15 हमारी परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? √15 को हम इसके अलावा इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, या इसका फॉर्मेट हम चेंज नहीं कर सकते। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए संख्या हमारी अपरिमेय हो जाएगी। यहाँ पे दिया दोस्तों हमें √9। √9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें √3 × 3 और इसमें से 1 3 हमारा आ जाएगा बाहर। अब किसी संख्या के नीचे अगर बटे में 1 लिख दें तो उस चीज़ से उस संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 3/1। अभी हमारा P/Q के रूप में हमें दिख रहा है और Q = 0 भी नहीं, इसीलिए ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों अगली संख्या हमारे पास है √4/25। इस चीज़ को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 बटे 5 × 5। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई?
चलिए आगे देख लेते हैं। 2 2 की पेयर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट की बात हुई है, स्क्वायर की बात हुई है, तो 2 में से कोई एक बाहर आ जाता है। ठीक है, ये भी हमें p/q के रूप में दिख रहा है और q बराबर 0 नहीं है, तो ये भी जो है हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगी। सारे सवाल इसी तरह के हैं दोस्तों इसमें। आई होप आपको मेरे द्वारा इसमें समझाई गई सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए मिटा देते हैं इसको। ये हमें सवाल दिया है, परिमेय संख्याओं को छांट कर लिखिए और ये 5 संख्याएं हमें दी हुई, हमें इनमें से बताना है कि कौन कौन सी संख्या हमारी परिमेय संख्या होंगी। दोस्तों अगर बात करें पहली संख्या की 5 की, जब हम इसके बटे में 1 लिख देंगे तो क्या इससे हमारा कोई फर्क पड़ेगा संख्या के मान पे? नहीं ना। और ये अब हमें p/q के रूप में भी दिख रही है और q बराबर 0 भी नहीं है, इसलिए ये संख्या हमारी हो जाएगी परिमेय। अगली संख्या दोस्तों हमारी 3 + 5 बटे 7 - 1। जब इसे हम दोस्तों हल करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 बटे 7 में से 1 जाएगा 6। ये संख्या भी हमें p/q के रूप में दिख रही है, ये भी हो जाएगी परिमेय संख्या। अगली संख्या दोस्तों हमारी 5/0। हमारी परिमेय संख्या की कंडीशन होती है जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके और q बराबर 0 ना हो, लेकिन यहाँ पे हमें q बराबर 0 दिख रहा, तो ये संख्या हमारी परिमेय नहीं होगी। अगली संख्या दोस्तों 3/4 - 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/0, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा और 3/0 हमारी अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के नीचे कभी भी 0 आ ही नहीं सकता दोस्तों हर में। इसी प्रकार ये संख्या हमारे पास 2 - 2 बटे 4 + 3 कितना हो जाएगा 0/7। क्या ये हमारी परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी। p/q के रूप में दिख रही है और q बराबर 0 भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी 5 संख्याओं में से 3 संख्याएं निकली हैं जो हमारी परिमेय संख्या है। 5 3 + 2 बटे 7 - 1 और यहाँ पे 2 - 2 बटे 4 + 3, ये हो जाएंगी हमारी परिमेय संख्या। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल है हमारा, सहचर्य नियम द्वारा छांटकर बताइए कि निम्न में कौन सत्य है। और यहाँ पे हमें पहला सवाल दिया हुआ है 3 गुणा ब्रैकेट में -4 × 9 बराबर होगा 3 गुणा -4 और गुणा में 9। क्या ये हमारी दोनों साइड बराबर होंगी या नहीं होंगी सहचर्य नियम में? सहचर्य नियम क्या होता है दोस्तों हमारा, जब कोई 2 वैल्यू ब्रैकेट में लिखी हो और एक वैल्यू उसके बाहर लिखी हो, यही होता है हमारा सहचर्य नियम। अब देखते हैं क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये कथन अगर बराबर आ गया तो कथन सत्य है, बराबर नहीं आया तो कथन असत्य है। हमें सवाल दिया दोस्तों 3 गुणा ब्रैकेट में लिखा है -4 × 9 बराबर लिखा है ब्रैकेट में 3 गुणा -4 और गुणा में लिखा है 9, और ये बोल रहा है कि इसे सहचर्य नियम द्वारा छांटकर बताइए कि ये कथन हमारा सत्य है या असत्य है। दोस्तों बात की इसने सहचर्य नियम की, तो सहचर्य नियम से ही हम इसको करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 9 4 × 9 है, माइनस की संख्या 4, तो हो जाएगा 9 × 4 = 36 माइनस का। ठीक, इतनी बात क्लियर है? बराबर हो जाएगा 4 × 3 = 12 माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की, और गुणा हो जाएगा 9। दोस्तों 36 × 3 = 108 माइनस का होगा क्योंकि एक साइन माइनस का है, बराबर हो जाएगा 12 नीमा भी 108 होते हैं दोस्तों, और माइनस का हो जाएगा ये भी। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 108 बराबर 108, अर्थात दिया हुआ कथन हमारा सत्य है। सहचर्य नियम से ये हमारा सत्य है। अब देख लेते हैं अगला सवाल। ये दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, 6 - 4 + 9 बराबर 6 - 4 + 9। अगर ये हमारा बराबर आ गया तो सत्य है, नहीं आया तो असत्य है। करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे दोस्तों, तो 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 × 4 = 13 बराबर हो जाएगा। दोस्तों इधर सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2 प्लस का, और प्लस 9। क्लियर है? अब दोस्तों ये हो जाएगा, चलिए मैं पूरा ही कर देता हूँ, 6 - 13 बराबर 2 + 9। दोस्तों 6 में से जब 13 जाएंगे माइनस के, या 13 में से जब 6 जाएंगे तो बचेगा 7, और ये बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। बराबर 9 और 2 = 11, संख्याएं बराबर
नहीं आ रही, अर्थात यह कथन हमारा असत्य हो जाता है सहचर्य नियम से। क्लियर? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देख लेते हैं दोस्तों अगले सवाल को। अब इसका दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है। ये हमें संख्या दी है 6 + 4 ब्रैकेट में है प्लस माइनस का 9 ब्रैकेट में है, बराबर दिया है 4 + 6 - 9 के। अगर बराबर आ गया तो सत्य है, बराबर नहीं आया तो असत्य है। तो कर लेंगे दोस्तों इसे सोल्व। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 6 और 4 हो जाएगा 10। अब दोस्तों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 9, बराबर हो जाएगा 4 + 6 में से दोस्तों 9 जाएंगे तो बचेगा 3। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। क्लियर है? अब जब 10 में से 9 घटाएंगे तो दोस्तों 1 बचेगा और बराबर 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और वहां से बचेगा 3। तो यहां से हमें मिल रहा है 1 बराबर 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा, अर्थात दिया गया कथन या दिया गया सवाल सत्य है दोस्तों। ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। 2/3 का योज्य प्रतिलोम बताइए। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था प्रतिलोम और तत्समक के बारे में। तो इसमें हमसे पूछ लिया है प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम पूछे या हमसे पूछ ले योगात्मक प्रतिलोम पूछे, दोनों ही बातें दोस्तों हमारी एक ही होती है। योगात्मक प्रतिलोम को ही हम योज्य प्रतिलोम बोल देते हैं। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया था, योज्य प्रतिलोम के लिए जो संख्या हमारी दी हुई है हमें, उसका अगर हमसे पूछा है योगात्मक प्रतिलोम, तो जो हमारा संख्या के आगे चिन्ह होता है उसका जो विपरीत चिन्ह होगा और वही संख्या हो जाएगी हमारी उसका योज्य प्रतिलोम। 2/3 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 2/3। प्रतिलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, ये प्लस का ये माइनस का, तभी ये उल्टा होगा। ठीक है? अगर बात करता है हमसे गुणात्मक प्रतिलोम की तो ये सिंपल हो जाता है 3/2। इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में अंश हर में चला जाता है और हर अंश में आ जाता है। लेकिन अगर हमसे बात करें योज्य प्रतिलोम की या योगात्मक प्रतिलोम की, जो चीज़ हमारी प्लस में होती है उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में वही संख्या होती है। ठीक है? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सिंपल दोस्तों 2/3 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस के 2/3। और दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक शब्द बताया था तत्समक। ठीक है? मैंने बोला था दुनिया की जितनी भी संख्याएं उनका जो गुणात्मक तत्समक होता है वो 1 होता है और योगात्मक तत्समक होता है 0। लेकिन दोस्तों वो योगात्मक तत्समक 0 नहीं होता, योगात्मक तत्समक अवयव होता है 0। अगर हम बात करें 2/3 के तत्समक की, तत्समक कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको? 2 प्रकार के। कौन कौन से? योगात्मक और गुणात्मक। एक तो हो गया योगात्मक और दूसरा हो गया हमारा गुणात्मक। अगर हमसे बात करें इसके तत्समक के बारे में, मान लीजिए हमसे पूछा योगात्मक तत्समक बताइए 2/3 का, तो 2/3 का योगात्मक तत्समक क्या हो जाएगा? 2/3 + 0 कितना मिलेगा हमें? 2/3। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि प्रत्येक संख्या का, जितनी भी दुनिया में संख्या उनका योगात्मक प्रतिलोम होता है 0। लेकिन दोस्तों 0 योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। 0 जो होता है वो योगात्मक तत्समक अवयव होता है। किसी भी संख्या की तत्समक जो होता है वो संख्या स्वयं होती है। ठीक है? गुणात्मक की बात करें या योगात्मक की बात करें, 0 और 1 होते हैं उसके तत्समक अवयव। छठा सवाल है, निम्नलिखित कथन किस नियम से सत्य है? सवाल दिया छठा दोस्तों, निम्नलिखित कथन किस नियम से सत्य हैं? और पहला हमें इसमें सवाल दे दिया 1/2 + 3/2, सॉरी 2/3 बराबर हो जाएगा 2/3 + 1/2। बिल्कुल बराबर होगा दोस्तों, करके देख लीजिए चाहें।
क्या हो जाएगा एलसीएम 6, इधर भी एलसीएम 3 दूनी 6। 2 से कटेगा 3 बार और 3 की गुणा जब 1 में कराएंगे तो 3 प्लस 3 से कटेगा 2 बार और 2 की गुणा जब 2 से कराएंगे तो 4। इधर भी दोस्तों जब 3 की भाग कराएंगे 6 में तो जाएगी 2 बार और जब 2 की गुणा 2 से कराएंगे तो 4। चिन्ह प्लस का लगा लेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, अर्थात ये और हमारा 7/6। उधर भी 4 और 3 7/6। संख्याएं हमारी बराबर आ रही, कथन तो हमारा सत्य है, लेकिन उसने पूछा कि कौन से नियम से सत्य है। दोस्तों जब भी हम संख्याओं को आगे से पीछे उनका क्रम बदल देते हैं तो वो नियम कहलाता है हमारा क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय नियम, ये नियम दोस्तों हमें पता होने चाहिए, इनकी पहचान हमें आनी चाहिए। और काफी टाइम से हम इन सारे गणितीय संक्रियाओं के नियमों की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका अगला पॉइंट क्या है। ये दोस्तों में इसका दूसरा पॉइंट दे दिया है, इसमें लिखा है 3/8 गुणा 2/5 गुणा में 5/2 बराबर 3/8 गुणा 2/5 गुणा 5/2। तो ये हमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये दोनों साइड हमारी बराबर आ रही हैं अथवा नहीं। अगर बराबर आ रही हैं तो कौन से नियम इसमें लागू हो रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 बटे 8 पंजे 40 गुणा में लिखा है दोस्तों 5/2 बराबर, इधर भी ऐसे ही कर लेंगे 3/8 गुणा 2 पंजे 10 बटे 5 दूनी 10। क्लियर। अब अगर हम इसे काटें तो ये कट जाएगा 5 अट्ठे 40 और ये 2 तिया 6, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहां से बचा 3/8 और बराबर यहां पे दिख रहा है हमें 3/8, अर्थात दोनों साइड हमारी बराबर हैं। किंतु कौन सा नियम इसमें लग रहा है दोस्तों, 2 संख्याएं हमारी ब्रैकेट में लिखी हैं और एक संख्या ब्रैकेट के बाहर है। सेम चीज इसी में इनके जो है 2 संख्याएं ब्रैकेट के अंदर लिखी हैं और एक संख्या ब्रैकेट के बाहर, और सभी संख्याएं हमें इनमें कॉमन दिख रही हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा, मैंने आपको अभी कौन सा नियम बताया था इसका, सहचर्य नियम। ये हो जाएगा सहचर्य नियम। किसका सहचर्य नियम, यहां पे सब में गुणा की बात हुई है तो गुणा का सहचर्य नियम। क्लियर है दोस्तों। अब एक सवाल आपके लिए है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन से नियम से सत्य है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है इसका तीसरा, 3/11 गुणा 5/6 प्लस 3/11 गुणा 1/6 बराबर में दिया है हमें 3/11 और ब्रैकेट में 5/6 प्लस 1/6। ये सवाल दोस्तों आपके लिए है, आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर टाइप कीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या आंसर होगा इसका और कौन सा नियम इसमें लागू हो रहा है। अगला सवाल दिया है दोस्तों हमें, a गुणा में लिखा है b माइनस सी ब्रैकेट के अंदर और बराबर लिखा है a गुणा b माइनस a गुणा c। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा नियम लगेगा और क्या इसका आंसर आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसे हम खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा a गुणा b कितना हो जाएगा, ए बी, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का, और ये हो जाएगा ए सी बराबर a की गुणा जब b के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस का ए सी। अब आपको दिख रहा है दोस्तों यहां भी ए बी माइनस ए सी और यहां भी ए बी माइनस ए सी, अर्थात दोनों साइड हमारी इक्वल हैं। कौन से नियम से दोस्तों, यहाँ पे जो है इसकी गुणा पहले इसके साथ करा रहे हैं फिर बाद में इसकी गुणा इसके साथ करा रहे हैं ऐसे, तो इस नियम को बोलते हैं हम दोस्तों बंटन नियम या वितरण नियम। बंटन नियम या वितरण नियम। ठीक है, चलिए
चलिए दोस्तों, हमें सवाल नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब यहाँ पे पूछ लिया हमसे प्रतिलोम। प्रतिलोम कैसा? गुणात्मक। और दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते थे, मान लीजिए हमारे पास कोई भिन्न है p/q, तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते थे, p को q की जगह रिप्लेस करते हैं और q को p की जगह। तो हमसे यही चीज़ यहाँ पे पूछिए, तो यहाँ पे हम q को p के स्थान पे लिखेंगे और p को q के स्थान पे। तो माइनस के 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 8/3। बहुत ही सिंपल सवाल है सारे। अगला सवाल दिया दोस्तों में √3 प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/√3 प्लस √2। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ये हमें एक संख्या दी है √3 प्लस √2। इसके अगर हम बटे में 1 लिख दें तो हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में हम q को p की जगह लिखते हैं और p को q की जगह। वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। अब दोस्तों अगला है हमारा 0/7। जब हम 7/0 को लिखें, 0/7 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/0। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, q के स्थान पे 0 आ गया, और ये हमारा जो है कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों इसका हमारा जो है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात हम इसका कर ही नहीं सकते। इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते, यह ज्ञात नहीं होता। किसी भी संख्या के नीचे हम बटे में 0 नहीं लिख सकते। अब चलिए अगला सवाल है दोस्तों हमारा 4 प्लस √8/2। इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, p की जगह q को लिखेंगे और q की जगह p को। तो ये हो जाएगा 2/4 प्लस √8। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? चलिए 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, प्लस चिन्ह का तो चिन्ह लगा देंगे बीच में प्लस का। अब यहाँ पे हमें दिया है √8। अंडर का मान क्या होता है दोस्तों? 2√2 होता है। कैसे निकालते हैं चलिए देख लीजिए। जब हम इसका निकालेंगे वर्गमूल तो 8 का, तो हो जाएगा 2 से 4 बार कटेगा, फिर 2 से 2 बार कटेगा और फिर 2 से 1 बार कटेगा। अब दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2 की पेयर बनानी पड़ती है, लेकिन एक पेयर तो हमारी यहाँ पे हो रही है कंप्लीट और एक पेयर है रही है अधूरी। तो ये हो जाएगा, ये पेयर वाला 1 2 यहाँ पे आ गया, और जिसकी पेयर पूरी नहीं होती उसे लिख देते हैं अंडर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए अब इसको कर लेते हैं हम 2/, यहाँ से लेंगे दोस्तों हम 2 को कॉमन, क्योंकि हमें 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 2 जब कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 प्लस क्या बचेगा यहाँ से √2। क्लियर है? अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या बच रहा है दोस्तों, 1/2 प्लस √2। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं दोस्तों, ऊपर कर लेंगे। अब हम आ गए दोस्तों 1/2 प्लस √2। ये वाली चीज हमने यहाँ ऊपर लिख ली। अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है 1/2 प्लस √2। इसे और सरल करने के लिए गुणा करा दीजिएगा। किससे गुणा कराएंगे? नीचे वाली संख्या से, लेकिन इनके बीच का चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा 2 - √2/2 माइनस √2। क्यों कराएंगे? क्योंकि हमें इस वाले रूट को नीचे से हटाना है। ठीक है, और दोस्तों जब हम 2 - √2 से गुणा कर रहे हैं, 2 - 2 से गुणा कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे ये कट जाएगा। एक बार और एक की गुणा किसी संख्या से कराते हैं तो उसके मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए करा देंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 1 की गुणा जब इसके साथ कराएंगे तो यही वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी बटे। अब दोस्तों यहां पे हमें एक सूत्र दिख रहा होगा,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस अंडर रूट 2 बटे 2 दूनी 4, और जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां से बच जाएगा माइनस का 2। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 बटे 2। क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, P को Q की जगह ले जाएंगे और Q को P की जगह ले जाएंगे अगर हमसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तब। 2 को ऐसे लिख दी, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। यहां से हमने 2 को कॉमन ले लिया और यहां पे बच गया 2 प्लस अंडर रूट 2। 2 से 2 काट दिया, ऊपर बच गया 1, बटे में रह गया 2 प्लस 2। इससे गुणा करा देंगे दोस्तों हम, इसको हटाने के लिए रूट को नीचे से, नीचे वाली संख्या से, लेकिन उसके बीच का चिन्ह बदल दे। अगर ये माइनस में होता है तो प्लस से कराते हैं और प्लस होता है तो माइनस। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको। यहां पे हमें दिख रहा है ए प्लस बी का, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी, किसका सूत्र होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। लगा दिया, ऐसे ही लिख दिया, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखेंगे अगले सवाल को। अब दोस्तों अगला सवाल है हमारा नंबर 8, पूर्णांकों में कौन कौन सी संख्याएं स्वयं का योगात्मक प्रतिलोम है? तो क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम? किसी भी संख्या के आगे का चिन्ह बदल जाता है। अगर कोई संख्या हमारी प्लस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में वही संख्या होगा, और अगर माइनस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम जो है प्लस में वही संख्या होगा। तो दोस्तों इसने पूछा है पूर्णांकों में कौन सी संख्या स्वयं का योगात्मक प्रतिलोम है? स्वयं का, तो स्वयं का तो भाई साहब 0 ही होगा, क्योंकि 0 प्लस का 0 कर लो या माइनस का 0 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 के आगे कभी प्लस या माइनस लगता ही नहीं है। और ये इसी संख्या के बराबर ये हमें दिख रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, पूर्णांकों में 0 स्वयं का योगात्मक प्रतिलोम होता है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें हम उसी संख्या का चिन्ह बदल दें तो हमें जो है वो दोनों बराबर हो जाएं। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास, अगला सवाल है नंबर 9, कौन सी संख्या स्वयं का गुणात्मक प्रतिलोम है? गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? P को Q की जगह और Q को P की जगह रिप्लेस करते हैं। तो हमें बताना है ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का गुणात्मक प्रतिलोम है। दोस्तों अगर हम बात करें 1 की, इसका अगर हमसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, इसके बट्टे में अगर हम 1 लिख दें, अब P की जगह Q और Q के बराबर 0 लिख दें तो इसका मान 1 ही हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें 2 की, तो 2/1 को क्या लिखेंगे? 1/2 हो जाएगा। या 3 की बात करें तो 1/3 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही फॉलो करता है जो स्वयं का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। 1/1 लिखेंगे, या अब हम P की जगह Q को ले जाएं, Q की जगह P को ले जाएं तो हमें मान हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। ऐसे सवाल दोस्तों कभी कभी हमसे 1 नंबर में पूछ लेता है, बहुविकल्पीय में या अति लघुत्तर में। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी हमें टेट की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। सवाल नंबर 10 है दोस्तों, देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है संक्षिप्त विधि द्वारा हल कीजिए।
इसमें हमें पहला सवाल दिया 77 गुणा 88 प्लस 77 गुणा 12। इसे हमें सॉल्व करना है संक्षिप्त विधि द्वारा। संक्षिप्त विधि कौन सी होती है? कोई सी विधि जिससे हमारा आंसर निकालना आसान हो जाए। दोस्तों अब हमें यहाँ पे दिख रहा है 77 गुणा 88 और 77 गुणा 12। क्या दिख रहा है हमें दोनों में? 77 कॉमन। ठीक है, जब हमने 77 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 88, चिन्ह प्लस का लगा देंगे और यहाँ से बचेगा 12। तो ये हो जाएगा दोस्तों 77, 88 और 12 कितना हो जाएगा? 100। और जब हम 77 की गुणा 100 के साथ कराएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7700। और दोस्तों अगर इसमें बात करें नियम की, कौन सा नियम लगा है, तो इसमें जो है ये वितरण नियम से हुआ है। क्यों हुआ है वितरण नियम में? देख लीजिए, 77 की गुणा कराएंगे पहले 88 के साथ और फिर बाद में 77 की गुणा कराएंगे 12 के साथ। ये बंटन नियम के अनुसार से बता रहा हूँ, वितरण नियम के अनुसार बता रहा हूँ, जो कि हमें पहले से ही स्टेप इसने दिया हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, इसी का दूसरा सवाल है 99 गुणा 99 प्लस 99 गुणा 1। कौन से नियम में दिख रहा है हमें? वितरण नियम में दिख रहा है, तो इसमें भी हमारा वितरण नियम। यहां से दोस्तों हम 99 हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है। 99 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 99 प्लस यहां से 99 कॉमन आ गया तो बचेगा 1। तो दोस्तों ये हो जाएगा 99, 99 और 1 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 9900। एक सवाल दोस्तों में दिया है, इसी का अगला पॉइंट है 45 गुणा 87 प्लस 13 गुणा 45। इसमें भी हमें कौन सा नियम दिख रहा है? वितरण नियम। चलिए, अब इसमें हमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों? 45 यहां पे भी और 45 यहां पे भी है, तो 45 आ जाएगा हमारा कॉमन। यहां से बचेगा 87 प्लस और यहां से बचेगा 13। 87 और 13 कितना हो जाएगा? 100। तो 45 गुणा 87 और 13 100। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4500। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हमारा सवाल नंबर 4। 86 प्लस 92 प्लस लिखा है 8। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कौन सा नियम दिख रहा है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब दो संख्याएं ब्रैकेट में लिखी हो और एक संख्या बाहर लिखी हो तो तब उस केस में जो कौन सा नियम होता है? इसमें होता है सहचर्य नियम। तो ये सहचर्य का नियम इसमें लगा हुआ है। सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। सहचर्य नियम में अब हम यहां से 86 को बाहर निकाल देंगे और ब्रैकेट में रखेंगे 92 प्लस 8। कर सकते हैं इतना काम? ठीक है, सहचर्य नियम से। तो हो जाएगा 86 प्लस 92 और 8 कितना हो जाएगा? 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 प्लस 100 कितना होता है? 186। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता है, डाउट रह जाते हैं, तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर पूछा करें, या अगर आपको वहाँ भी दिक्कत महसूस होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ दोस्तों 11वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। इसमें हमारा पहला पॉइंट दिया 2/3। देख लेते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम, देखते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में दोस्तों क्या होता है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है P को Q की जगह लिखना और Q को P की जगह लिखना। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 3/2। बात करें 4/5 की तो हो जाएगा 5/4। चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह भी लगा देंगे। गुणात्मक प्रतिलोम की बात हो रही है दोस्तों। अगर यहाँ पे बात होती योगात्मक प्रतिलोम की, योज्य प्रतिलोम की, तो सिंपल 4/5
5 हो जाता है। लेकिन बात हुई है गुणात्मक प्रतिलोम की, तो संख्याएं p बटे q बदलेगा, जो चिन्ह है वो हमेशा लगा रहेगा। अब दोस्तों अगली संख्या हमारे पास है 1। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया था एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या स्वयं होती है। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट है 1 प्लस रूट 2। इसका बताना हमें गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा, इसके बटे 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब p को q की जगह, q को p की जगह, तो ये हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस अंडर रूट 2। क्लियर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 1 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ से हमें रूट को हटाना है, तो क्या करेंगे, गुणा करा देंगे किससे, इसी संख्या से जो नीचे लिखी होती है, लेकिन उसके जो बीच का चिन्ह होता है वो बदल जाता है, 1 माइनस रूट 2 से। नीचे भी इसी से करा देंगे तो हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कट जाएगा, इसका मान रह जाएगा 1, और 1 की गुणा किसी भी संख्या से कराएं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए देख लेते हैं, 1 की गुणा जब इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस रूट 2। क्लियर है, बटे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a का मान यहाँ पे 1, b का मान b का मान अंडर रूट 2। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ठीक है, क्लियर है। a का मान कितना दिया हमें यहाँ पे, 1 का स्क्वायर माइनस b का मान दिया अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर। चलिए इसको हम लिख सकते हैं अब 1 माइनस अंडर रूट 2 बटे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। अब देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 2 संख्या के आगे माइनस लगाता तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब जब हम माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, नीचे एक संख्या लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 अगर लिखा हो तो, लेकिन माइनस का है तो ऊपर के माइनस, ऊपर के जो है चिन्ह, ऊपर की जो संख्या इनमें हम करा देंगे माइनस से गुणा, इस तरह से 1 माइनस का रूट 2। जब इसे खोलेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस पहले से और माइनस की गुणा करा रहे तो हो जाएगा रूट 2। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं, संख्या है -1 प्लस रूट 2, तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे लिख के आंसर लिख सकते हो, या ऐसे रह के, ऐसे रखकर भी इसका आंसर लिख सकते हो। दोनों ही कंडीशन में ये जो है एक्सेप्टेबल होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों हमारा सवाल नंबर 12 है, निम्नलिखित को योग व गुणा के नियमों से हल कीजिए। और इसमें पहला सवाल दिया हमें 13 बटे 12 गुणा 3 बटे 8 और गुणा में लिखा है 12 बटे 13। इसको हमें सोल्व करना है योग व गुणा के नियमों से। तो ये हमारा किससे, कौन से नियम से होगा, ये होगा हमारा सहचर्य नियम से, क्योंकि 2 संख्याएं हमारी गुणा में है और एक संख्या इसके ब्रैकेट के बाहर गुणा में है। ठीक है, गुणा का यहाँ पे प्लस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे गुणा दिया तो गुणा, कोई भी 2 संख्याएं ब्रैकेट के अंदर सहचर्य नियम में रहती है। तो कौन सा नियम लग जाएगा इसमें, सहचर्य नियम। किसका, गुणा का। चलिए हल करेंगे। क्या होता है दोस्तों सहचर्य नियम में, कोई भी 2 संख्याएं ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं और एक संख्या ब्रैकेट के बाहर। तो चलिए लिख लेंगे 13 बटे 12 गुणा, अब 12 बटे 13 को ले जाएंगे हम अंदर और गुणा में आ जाएगा 3 बटे 8। 12 से 12 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो आंसर बच गया हमारे पास 3 बटे 8। देखिए कितना इजी सवाल था। अब दोस्तों सवाल नंबर 2 है हमारे पास, 1 बटे 15 प्लस 3 बटे 10 ब्रैकेट के अंदर लिखा है और प्लस 7 बटे 10। इसे भी हम करेंगे सहचर्य नियम से, इस बार योग का सहचर्य नियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस बार 1 बटे 15 बाहर ले लेंगे, प्लस ये हो जाएगा 3 बटे 10 प्लस 7 बटे 10।
हम दोस्तों ऐसी संख्या को अंदर लेते हैं, ऐसी संख्या को बाहर करते हैं जो मतलब इनमें अलग हो। दो संख्याओं में हमें सिमिलैरिटी दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे इन दोनों के हर में क्या लिखा है 10, इसी तरह की कोई ना कोई आपको एक कॉमन चीज दोनों में दिख जाएगी। अब कर लेंगे इसको सोल्व, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस, जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा 10, तो यहाँ से 3 + 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 7 और 3 10/10। क्लियर है। अब इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 का और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। दोस्तों आपको एलसीएम निकालना अगर नहीं आता तो मैंने शुरू में इसके लिए वीडियो डाली हुई है एलसीएम एचसीएफ की, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। तो ये जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 2 एकम 2 प्लस 10 तिया 30, 10 तिया और 10 तिया 30, तो ये हो जाएगा 32/30। 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 16/15 और यही हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर। अब दोस्तों इसमें हमारा सवाल नंबर 3 है, 3/4 गुणा 7/8 प्लस 3/4 गुणा 1/8। क्या दिख रहा है हमें, इसमें वितरण हो रहा है, क्या लिख देंगे, कौन सा नियम लगेगा इसमें, दो संख्याओं की गुणा हो रही है, बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर दो संख्याओं की गुणा हो रही है। ये नियम कहलाता है दोस्तों हमारा बंटन नियम या वितरण नियम। बंटन नियम। अब चलिए करते हैं इसको सोल्व, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों संख्याओं में हमें 3/4 कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए। 3/4 जब बाहर आ जाएगा तो यहां से बचेगा 7/8, चिन्ह प्लस का, यहां से बचेगा 1/8। क्लियर। तो ये हो जाएगा 3/4, 7 और 1 8 हो जाए। जब बेस समान हो तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं, ठीक है। जब भी जोड़ेंगे जब हमारे बेस समान होंगे, या अगर आप एलसीएम लेकर भी देखना चाहो तो देख लीजिए, 8 कॉमन आ जाएगा, 8 एकम 1 और 1 सत्ते 7 प्लस 8 एकम 8 और 1 एकम 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4। अब दोस्तों यहाँ पे गुणा, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो हो जाएगा 8/8 कितना हो जाएगा, कट जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका आंसर। चौथा सवाल है दोस्तों हमारे पास इसमें 7/10 गुणा 17/13 माइनस 4/13 गुणा 7/10। इस सवाल में दोस्तों कौन सा नियम लगा है, नियम कौन सा लगा है और इसका आंसर क्या होगा, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है दोस्तों। ये सवाल आपको करके सोल्व करके आंसर कमेंट में टाइप करना है और कौन सा नियम लगा है वो भी हमें बताना है। चलिए आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं। ये दोस्तों हमारे पास ये सवाल है हमारे पास -10/13 गुणा 3/2 प्लस 15/13। इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं इस सवाल को। सबसे पहले बात करेंगे इसमें कौन सा नियम हमारा लागू होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें संख्याएं दी हुई हैं 3, कैसे करेंगे दोस्तों। आज का अंतिम सवाल हमारे पास 12 का 5 जो है वो है -10/13 गुणा 3/2 प्लस 15/13। इसको हमें सोल्व करना है और सबसे पहले इसके अगर नियम की बात करें तो कौन सा नियम होगा, दो संख्याओं में गुणा हो रही है, प्लस का चिन्ह लगा है और आगे हमारी एक संख्या लिखी है और अगली संख्या हमें इसमें नहीं दी हुई है। तो चलिए, तो कौन सा नियम हो जाएगा जब दो संख्याओं की गुणा हो रही है और बीच में चिन्ह प्लस का हो, तो इसे बोलते हैं हम वितरण नियम या बंटन नियम। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये हो जाएगा -10/13 गुणा 3/2 प्लस, अब 15 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 15 को 5 गुणा 3/13। अब देखिए अगर हम इसमें गुणा कर दें किससे, हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें 3/2
2 चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा यहाँ पे 15 तो हमें यहाँ पे अगर हम सुनिए, अगर हम यहाँ पे 2/2 से गुणा कर दें तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? इसका मान तो इसका एक ही होता है, और एक से किसी संख्या में अगर हम गुणा करा दें तो उसके मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा -10/13 गुणा 3/2 प्लस 5, कितना हो जाएगा ये? 5 दूनी 10। अब हम इसकी गुणा करा रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए 10/13, ठीक है। तो 5 दूनी 10/13 और क्या बच गया? गुणा में यहां से बचा 3 और यहां से बच गया हमारे पास 2। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? हमने 2/2 से गुणा इसलिए की क्योंकि हमें चाहिए था 10 और साथ ही में 3/2 का पेयर। अब हमने 5 की गुणा 2 के साथ करा दी, 10 आ गया, यहाँ से अभी हमारा 3 बच रहा है और यहाँ से हमने 13 रख दिया इसके नीचे, तो हमारा यहाँ से बचा 3 और यहाँ से बचा 2, 3/2 हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? चलिए अब कर लेंगे इसको सोल्व। 10 तिया कितना होता है? 30, माइनस का हो जाएगा क्योंकि 10 माइनस का है, बटे 13 दूनी 26 प्लस का 10 तिया 30 और 13 दूनी 26। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0। और ये हो गया दोस्तों हमारा इसका आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। और दोस्तों हमने आज से शुरू कर दी है CTET की पैडागोजी की क्लास। अगर आप CTET के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उन क्लास को ज़रूर देखें।